हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। नाउ केमिकल काइनेटिक्स की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट है, कौन सा रिएक्शन स्लो है, कैसे हमें उसको स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। पर क्या कभी हमने सोचा है कि केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप क्यों पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स केमिकल काइनेटिक्स का एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखिए, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इवन हम जो बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग इट इज़ ऑल्सो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कितना स्लो है, ये कितना फास्ट है, अगर आपको इसकी जानकारी हो कि कौन से रिएक्शंस एजिंग को प्रमोट करते हैं, कौन से रिएक्शन स्लो करते हैं, तो आप उनको थोड़ा अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स ढूंढ सकते हो कि कौन से पैरामीटर्स को चेंज करके हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकें। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स की डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में आपने सुना है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मीथेन गैस भी है। अब मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में कैसे आती है, तो जो ह्यूमन बाई प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं लिविंग बींग्स के, उनसे जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो गए उनमें, वो एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोज करके मीथेन गैस रिलीज करते हैं। एनारोबिक कंडीशन मतलब जहां पर एयर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने गांव में सुना होगा कि गोबर गैस प्लांट होता है, तो उसको क्या करते हैं, सारे गोबर को आप एक गड्ढे में डाल के उसको कवर कर देते हैं। तो वहां पर एयर की एब्सेंस में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शंस, एनारोबिक कंडीशन। तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे मीथेन में। अब मीथेन जब ये आपके ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वहां पर जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स हैं, OH रेडिकल, ये इस मीथेन को डिकम्पोज करते हैं। तो अगर साइंटिस्ट इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि मीथेन कितने फास्ट जनरेट हो रही है और कितने फास्ट डिप्लीट हो रही है, मतलब कितने फास्ट वो कंज्यूम हो रही है, तो उसके लिए उनको काइनेटिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि मीथेन की जनरेशन का रेट ये है और इसकी कंजम्पशन का रेट इतना है, तो ग्रीन हाउस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया। सेकेंडली, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करते हैं तो दे यूज काइनेटिक स्टडीज टू मैक्सिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड मिनिमाइज कंपीटिंग साइड रिएक्शन। कि जब आप कोई रिएक्शन करना चाह रहे हैं, सपोज ए, इससे आप बी बनाना चाह रहे हैं, पर साथ में सी भी बन जा रहा है, तो सी क्या है, एक साइड रिएक्शन है। तो कंपनी चाहती है कि सिर्फ बी ही बनना चाहिए। तो वो आपको तभी पता लगेगा कि अगर आप इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझते हैं कि कौन से फैक्टर सी बना रहे हैं, कौन से फैक्टर बी बना रहे हैं, तो किन फैक्टर्स को बढ़ाया जाए या किसको कम किया जाए ताकि सी ना बने और सिर्फ बी की ही फॉर्मेशन हो। तो ये फार्मास्यूटिकल के स्टैंड पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब कोई दवाई आप लेते हैं, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज को कोई दवाई दी जानी है और हम चाहते हैं कि वो एकदम से इफेक्ट करे, तो अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ठीक है, कि आपकी जो दवाई है वो ड्रग काम करना बहुत देर से स्टार्ट करता है, तो वो किसी काम का नहीं है, पेशेंट मर सकता है। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि कितनी जल्दी वो इफेक्टिव होता है, तो ये भी फार्मास्यूटिकल्स को स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ भी काइनेटिक्स की ज़रूरत है। थर्ड, अगर हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को हम कैटलिस्ट यूज़ करके स्पीड अप कर सकते हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करके स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ये भी आपको काइनेटिक्स में ही पता लगेगा। नेक्स्ट इज, अब आप मार्केट में गए, आपने कुछ खाने का सामान लिया, कोई पैक्ड फूड आइटम्स, ओके, तो हर पैक्ड फूड आइटम की एक शेल्फ लाइफ होती है कि आपको एक बार आपने पैकेट खोल दिया तो इतने दिनों के अंदर आपको ये जूस कंज्यूम करना है या ये पर्टिकुलर आइटम कंज्यूम करनी है। तो वो शेल्फ लाइफ कौन डिसाइड करता है कि उसके अंदर जो प्रेजर्वेटिव डाल रखे हैं, प्रेजर्वेटिव क्या करते हैं, देखिए कोई भी अगर आप फ्रूट नॉर्मल बाजार से जाके लेंगे फ्रेश फ्रूट, तो वो कुछ दिनों के अंदर सड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें जो रिएक्शंस हैं राइपनिंग वाले वो तो लगातार हो रही है। तो एक लिमिट के बाद, राइपनिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो सड़ने लग जाएगा, ओवर राइप हो जाएंगे। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए हम कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे आप उसी फ्रूट को ज़्यादा दिन रख सकते हैं उसी पर्टिकुलर कंडीशन में।
ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, तो उसके लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स पता होनी चाहिए। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स का क्या रोल है, कौन से एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, और किस टेम्परेचर पे ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप घर में दही जमाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको चाहिए अच्छा जमने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड, तो रिएक्शन की स्पीड का उनकी स्टोइकियोमेट्री से या कैसे वो दिखते हैं इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब आपने पढ़ा है कि 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O, ये एक रिएक्शन आपने पढ़ा कि होता है, इससे वाटर बनेगा। ओके, मतलब कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी तो है, पर आपके आसपास जो भी कमरे में एयर है उसमें हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, पर कभी भी आपके सिर पे पानी की बूंदें टपकती हैं? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली तो ये रिएक्शन होना चाहिए, पर हो सकता है कि ये रिएक्शन इतना स्लो हो कि इसको होने में सालों लग जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि रिएक्शन के होने के चांसेस हैं या नहीं, पर काइनेटिक्स आपको बताएगी कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। तो ये बहुत स्लो है। ओके, H2 + Cl2 ये भी रिएक्ट करके HCl बनाना चाहिए, बट रिएक्शन स्लो है। बट H2 + F2 गिव्स यू 2HF, ये एक फास्ट रिएक्शन है। N2 + 3H2 गिव्स यू अमोनिया। अब अमोनिया की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन 20 मिलियन टन्स है एक साल में। तो अगर आप सीधा N2 और H2 को मिक्स कर दोगे और आप सोचोगे कि अमोनिया बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्ट करना तो चाहते हैं पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे, कुछ कैटलिस्ट डालेंगे, तब जाके इसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी बढ़ेगा, फास्ट होगा, तभी जाके आपकी अमोनिया की प्रोडक्शन कमर्शियली वायबल होगी। वैसे ही ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन भी एक रिएक्शन है, बट ये इतना स्लो होता है कि इसको होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। बट इस रिएक्शन को आप डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करके फास्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में कितना है।